Hey guys, Priyanka this side. I hope you all are doing great. So here I have come up with another interesting video in which I'm gonna discuss about important topics for the gate biotechnology. Okay, so these are the important areas which I encountered during my preparation. So I have brought this to you guys. Okay, so first part है general aptitude का. तो जनरल एप्टीट्यूड में भी ऐसा भी नो दैट द वर्बल एंड नॉन वर्बल पार्ट है. ओके, सो वर्बल एरिया में भी जो कॉम्प्रीहेंशन है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस हर बार एक क्वेश्चन तो यहाँ से पक्का दिखेगा. ओके, फिर ग्रामेटिकल क्वेश्चंस इन फॉर्म ऑफ ब्लैंक्स भी कभी कभी पूछ लेते हैं. तो ऐसे एरियाज जो है ताकि इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि अगर आपने एक बार ध्यान से कर लिया तो आपको हेल्प करेगा गेट एक्सेल में भी और गेट बीटी में भी. Okay, so in this video we will be discussing gate BT specific. Okay, non-verbal part में भी syllogism, वर्क डन में भी मेन फोर्स कि कितने मैन अगर यूज किए हैं तो ये वर्क कितने का दिन में हो सकता है, ये मेन पावर पे डिपेंड करेगा. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको देख लेने हैं. फिर पाइप सिस्टम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वेन डायग्राम. नेक्स्ट कम्स डेटा रिप्रेजेंटेशन. डेटा रिप्रेजेंटेशन पे भी कोई भी टाइप का ग्राफ आपको देखने को मिल सकता है, चाहे वो बार ग्राफ हो, पाई ग्राफ हो या फिर इन फॉर्म ऑफ एनी डेटा. ओके, दे कैन आस्क. और यहाँ पे आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स चेक होती है. ओके, और आपकी वो पावर अच्छी है तो आप इजीली आंसर तक पहुंच जाओगे. फिर आता है सीटिंग अरेंजमेंट. देन कम्स मेंशुरेशन के जितने भी फॉर्मूलाज है, ज्योमेट्रिक हो गया या फिर आप 9th-10th की एनसीईआरटी की फॉर्मूलाज उसका मैथ्स रिफर कर सकते हो. ओके, फिर आती है कोडिंग, डिकोडिंग एंड मिसिंग नंबर. तो ये थे कुछ जनरल एप्टीट्यूड के इम्पोर्टेंट एरियाज जो आपको हेल्प कर सकते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड में आप अच्छे से स्कोर कर पाओ. ऑलराइट, अब आते हैं हम कोर बायोटेक्नोलॉजी पे. तो कोर बायोटेक जो ऐसा पार्ट है कि आपने अगर बायोटेक्नोलॉजी स्पेसिफिक पढ़ा है तो आप ये पार्ट को आप अटेम्प्ट कर पाओगे. ओके, सो फर्स्ट इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. अगर आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हो और अगर आप फिर भी ट्राई करने के लिए आप दे रहे हो तो आप ये सारे एरियाज हैं जो आपको एटलीस्ट ये कवर कर लेने हैं. ओके, तो मैं बताऊंगी कि आपको कौन कौन से एरिया है जो रिपीटेडली आपको गेट बीटी में देखने को मिलेंगे. ऑलराइट, सो फर्स्ट इज कीमोस्टेट, टर्बिडोस्टेट के फॉर्मूलाज. जितने भी फॉर्मूलाज यहाँ से आए हैं ये आपको एटलीस्ट करने हैं. ओके, ये एक इम्पोर्टेंट एरिया हो जाता है. फिर मोनोड इक्वेशन, ग्रोथ काइनेटिक्स, फिर डेथ काइनेटिक्स एंड मास एंड ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट. यहाँ से भी आपको क्वेश्चन दिखने को मिल सकता है. ऑलराइट, फिर डेसिमल रिडक्शन टाइम कि कितना टाइम लगेगा कि कितने स्पोर को किल कर पाए या फिर कितने अब बच गए. तो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं. फिर होल्डिंग टाइम, ये वाला एरिया भी इम्पोर्टेंट हो गया. एंड डिग्री ऑफ रिडक्शन, ये तो थोड़ा छोटा सा ही टॉपिक है मगर आप अच्छे से एक बार समझ लो तो आप आराम से कर लोगे. यहाँ से एक क्वेश्चन पिछली बार आया था, क्या पता इस बार भी आ जाए, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना. ऑलराइट, फिर आते हैं बैच कल्चर, फेड बैच कल्चर और कंटिन्यूअस कल्चर. इन तीनों के आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए. फिर इनके जो फॉर्मूलाज है, जनरली बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में जो फॉर्मूला वाला पार्ट होता है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है. अगर आपको इसके फॉर्मूलाज पता है तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे. ओके, कि कितना सबस्ट्रेट यूटिलाइज करके कितना प्रोडक्ट बना या फिर बायोमास प्रोडक्शन पे भी इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, फेड बैच पे और कंटिन्यूअस पे और बैच कल्चर पे. ऑलराइट, तो ये पार्ट आपको अच्छे से कवर करना है. फिर मैथमेटिकल इंजीनियरिंग में आप और कुछ करो या ना करो लेकिन मैट्राइसिस कवर कर लेना, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन पक्का है. पिछली बार भी यहाँ से एक क्वेश्चन था और मैट्राइसिस यहाँ इस बार भी आ सकते हैं, आने के पूरे चांसेस है. ओके, लीनियर अलजेब्रा आप चाहो तो कर सकते हो या फिर ये आपकी मर्जी है. अब आते हैं हमारे लाइफ साइंस के कोर टॉपिक पे. ऐसा नहीं है कि हम गेट बायोटेक्नोलॉजी टारगेट करेंगे तो पूरा ही बायोटेक का पार्ट है. नो, हमने बायोटेक का पार्ट देख लिया क्योंकि हम बायो प्रोसेस का बस इतना ही पार्ट करेंगे तो भी हम आसानी से गेट बीटी को क्वालिफाई कर लेंगे. ऑलराइट, अब आते हैं लाइफ साइंस के पोर्शन पे. तो जहाँ से इम्पोर्टेंट एरिया जो क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं वो होता है, पहला पोर्शन वो है आरडीटी. आरडीटी कहने में छोटा लग रहा है लेकिन है वाकई में बहुत बड़ा. ओके, आरडीटी में आपको उसके सारे इम्पोर्टेंट एंजाइम्स, उसका फंक्शन, उसकी सारी एप्लीकेशंस ये आपको पता होनी चाहिए. इसके साथ साथ वेक्टर डाइजेशन भी क्वेश्चंस आते हैं. वेक्टर डाइजेशन और रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन
यहाँ से आपके इस टाइप के क्वेश्चंस बन के आते हैं, लाइक कि आपको मैपिंग भी दी जाएगी या आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसकी लोकेशन क्या है, कौन सी आरी कहाँ पे प्रेजेंट है, लाइक हिंड 3 इको R1, ये सारी इंपॉर्टेंट हो गई। इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट भी आपको जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स है वो आपको पता होनी चाहिए। ओके, फिर हो गया कंप्लीट डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन, अगर वेक्टर को कंप्लीटली डाइजेस्ट किए तो कितने फ्रेगमेंट मिलेंगे, या फिर वेक्टर को पार्शियली डाइजेस्ट किया तो कितना फ्रेगमेंट हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। और फिर इसके साथ आपको इसके फ्रेगमेंट्स शेल में भी रन करके आपको पूछ सकते हैं कि कौन सा बैंड का लोकेशन कहाँ पे है, ये सही सही बताओ। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको गेट बीटी में दिखने को मिलेंगे। फिर आते हैं वेक्टर की कैपेसिटी। आपके जितने भी टाइप के वेक्टर्स यूज होते हैं, मॉडिफाइड और नेचुरल, उनकी कैपेसिटीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट सा चार्ट था जो आपको हेल्प करेगा कि यहाँ से भी आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, फिर ऑल्सो इन गेट एक्सेल एंड इन गेट बीटी एंजाइम एंड इट्स काइनेटिक्स, ये इंपॉर्टेंट है ही है। ओके, और एंजाइम इनहिबिशन। अब आजकल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एंजाइम इनहिबिशन पे कि अगर अनकॉम्पिटिटिव हुआ तो वो कहाँ पे बाइंड करेगा, एंजाइम पे या फिर एंजाइम इनहिबिटरी कॉम्प्लेक्स बना के वहाँ पे बाइंड करेगा या फिर ES कॉम्प्लेक्स पे, तो इसकी साइट आपको पता होनी चाहिए। और ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं कि अगर हम सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दे तो वो किस इनहिबिशन को ओवरकम कर सकता है, तो एज वी नो कि वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का पार्ट है। तो आपको ये सारी चीजें बारीकी से पता होनी चाहिए। ऑलराइट, फिर आते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर पे। तो आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि जितने भी टाइप का स्ट्रक्चर है, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शियरी हो गया, और इसे हम किस तरीके से लाइक हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कौन सी टेक्निक यूज होती है कि हम इसके सारे स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो बेसिक बेसिक ही क्वेश्चन होते हैं लेकिन इन डेप्थ भी होते हैं, एनालिटिकल ज्यादा होते हैं। ओके, फिर क्रोमेटोग्राफी अगर हम देखें तो यहाँ से हमें सेपरेशन के टाइप के क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं। ओके, लाइक इतने मॉलिक्यूल्स की पीआई, हमें डिफरेंट डिफरेंट पीआई है और पीएच दे दी, तो फिर कैसी हम क्रोमेटोग्राफी यूज करेंगे, एनायन एक्सचेंजर या फिर कैटायन एक्सचेंजर, और कौन सा प्रोटीन पहले बाहर निकलेगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी हमें दिखने को मिलते हैं। और फिर कौन सा कैटायन है तो किस तरफ मूव करेगा, कैथोड पे, और एनायन एनोड पे, तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ओके, फिर आते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड माइक्रोस्कोपी पे। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी और आपको बियट लैम्बर्ट लॉ पता होना चाहिए, यहाँ से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। फिर एक और आप PCR भी इंक्लूड कर लो क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट आता है पार्ट। फिर माइक्रोस्कोपी में भी आपको लाइक एक्सपेरिमेंटल टाइप क्वेश्चंस यहाँ से जनरेट हो सकते हैं कि हम अगर लाइव सेल को देखना चाहते हैं तो हम कौन सी माइक्रोस्कोपी टेक्निक यूज करें, तो फेस कॉन्ट्रास्ट है और बाकी भी एग्जांपल्स है तो वो हम देख सकते हैं। लाइक आपको एक्सपेरिमेंट फ्रेम करके पूछेगा कि कौन सी हम यूज करें। ऑलराइट, फिर शेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपकी इम्पोर्टेंट पार्ट आपको कोई डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि जेल की आपको प्रिंसिपल्स बताओ या ये बताओ, आपको ग्राफिकल फॉर्म में या फिर जेल आपको बैंड के फॉर्म में ये क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं कि कौन सा बैंड कहाँ पे है तो क्या इंडिकेट करता है। ऑलराइट, और ये वेक्टराइजेशन के क्वेश्चंस के साथ मिक्स करके आपको पूछ लेते हैं। Then comes immunology. इम्यूनोलॉजी में भी इम्यून सेल्स, MHC, टाइप्स ऑफ MHC, कौन सा टी सेल कौन से MHC को पहचानता है, ये वाला पोर्शन। फिर मोलिकुलर बायोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट एरियाज है वो है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये आपको बारीकी से पता होने चाहिए। उसके स्टेप, उसके सारे एंजाइम्स, उसके सारे जो भी प्रोटीन्स, फैक्टर्स, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, लोकेशंस, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, हर एक स्टेप, इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज इन यूकैरियोट। ओके, फिर आते हैं एंटीबायोटिक्स। जितने भी सारे एंटीबायोटिक्स हैं उसके मोड ऑफ एक्शन और उसके इनहिबिशन, और ये किस स्टेप पे इनहिबिट करती है और कहाँ कहाँ स्पेसिफिकली, इसके स्पेसिफिक एरिया आपको पता होना चाहिए। ये MSQ में भी आ सकता है और MCQ में भी। ऑलराइट, फिर आते हैं जेनेटिक्स की तरफ। तो जेनेटिक्स में भी जो गेट BT में पूछता है तो वो है पेडिग्री। आपको पेडिग्री की प्रोबेबिलिटी या फिर पेडिग्री का चार्ट दिया होगा, आपको रिकॉग्नाइज करना है कि वो कौन सी टाइप की पेडिग्री फॉलो कर रही है। ओके, फिर यहाँ से जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं क्रॉस पे,
लाइक 2 पॉइंट क्रॉस हो गया, 3 पॉइंट इज मोस्ट कॉमन, और यहाँ से तो मैंने 2-3 क्वेश्चंस देखे। ओके, तो आपको 3 पॉइंट क्रॉस तो मिस करना ही नहीं है, ये आपको आता होना चाहिए। फिर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, जीन मैपिंग, डिस्टेंस, ये हो गया। फिर म्यूटेशन केसेस हो गए। ओके, फिर आता है कि मेटाबॉलिज्म, उसके एंजाइम्स और उसका पाथवे, जो भी इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म है लाइक ग्लाइकोलिसिस, टीसीए, ईटीसी, और भी पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, और ये कहाँ पे होते हैं, किस ऑर्गेनेल में होते हैं, और कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। ऑलराइट, आपको फैटी एसिड के भी सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म देखनी है। जितने भी मेटाबॉलिज्म के मेटाबॉलिक पाथवे हो गए, ये आपको एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए सारे साइकिल्स इसके। ऑलराइट, फिर गेट बायोटेक्नोलॉजी में थोड़ा पोर्शन हमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स का भी देखने को मिलता है, लाइक मैथ स्कोर हो गया, लाइक स्कोर, पेनल्टी, गैप फिलिंग, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स 1-2 देखने को मिल सकते हैं। लाइक आपको सीक्वेंस दी होगी और फिर कोई सीक्वेंस नीचे दी होगी और डैश कर करके, तो आपको देखना है कि कितनी डैश है, तो गैप फिलिंग की पेनल्टी क्या है, गैप अगर ओपनिंग की है, एक्सटेंशन की पेनल्टी क्या है, मैथ स्कोर, मैट्रिक्स, ये सारी एरिया आपको एक बार तो अच्छे से करना है। ऑलराइट, फिर कुछ मेन जो डेटाबेस है उसके एग्जांपल्स, लाइक क्लस्टर डब्ल्यू हो गया, लाइक टी कॉफी हो गया, तो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के लिए। फिर नॉर्मल जो भी है सारे डेटाबेस जो भी इंपॉर्टेंट है, रिसेंट वर्किंग, ये आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, फिर ब्लास्ट एंड फास्टा फॉर्मेट का आपको बेसिक एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट एरियाज जो मैंने एनकाउंटर किए थे वाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई गेट, और मैंने अपना गेट बीटी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लिया था, और इतने ही एरियाज मैंने अच्छे से कवर किए थे। आई होप ये आपको हेल्पफुल करेगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइज, बहुत ही जल्द मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।